हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बुद्धि पर आधारित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक बुद्धि टॉपिक सही से पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए हमने बुद्धि को 3 पार्ट में कवर किया है। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बेहतर समझ आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, सबसे पहला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने इन्होंने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा था। बुद्धि समायोजन की योग्यता, बुद्धि सीखने की योग्यता और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो जो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये बताया है टर्मैन, स्पेयरमैन और बिने। लेकिन जो स्टर्न है, इन्होंने कहा बुद्धि समायोजन की योग्यता है। मतलब कोई भी व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में जितनी जल्दी समायोजन कर लेता है। समायोजन का मतलब क्या होता है? या तो आप परिस्थिति के अनुसार ढल जाओ या परिस्थिति को अपने अनुसार डाल लो, ये होता है समायोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टर्न। स्टर्न ने बताया बुद्धि समायोजन की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा था। डी ऑप्शन सही है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसमें क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया बुद्धि का प्रकार नहीं है। मतलब हमें यही नहीं पता होना जरूरी है कि बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग वो कौन कौन से हैं ये भी तो जरूरी है। तो थॉर्नडाइक ने बताया था मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इसमें हमसे पूछा गया नहीं है, यानी कि सही ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है। ठीक है, बुद्धि की विशेषताओं पर आधारित क्वेश्चन है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, योग्यताओं का समूह है, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल। आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर को जितनी जल्दी सीख लेते हैं उतना ज़्यादा बुद्धिमान है। योग्यताओं का समूह है, किसी भी व्यक्ति में किसी एक कार्य को करने की जितनी ज़्यादा योग्यताएं हैं वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तो पहली भी बुद्धि की विशेषता है, दूसरा वाला भी बुद्धि की विशेषता है। तीसरा क्या है, लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लिंग भेद का कोई बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब में बुद्धि बराबर होगी। ये भी बुद्धि की एक विशेषता है और महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें हमसे पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि चौथा जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों बुद्धि की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। कब किया गया था? 1885 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के आधार पर सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किनके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया। ठीक है, स्पीयरमैन, बिने, साइमन या बकिंगम। तो जब जब बात आएगी बुद्धि मापन की, ठीक है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बिने। इनका नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको बुद्धि मापन का जनक भी कहा जाता है। तो इसमें हमसे पूछा गया मानसिक आयु के आधार पर सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किसने किया था। वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का मापन पहले भी होता था, लेकिन वो होता था शारीरिक रचना के आधार पर। मतलब कोई व्यक्ति अगर मोटा ताजा है तो वो क्या होगा, हृष्ट पुष्ट उसको कहा जाएगा। इसके दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला बेचारा है तो वो क्या हो जाएगा, उसको मंदबुद्धि कहा जाता था उस समय 1905 से पहले के समय में, जिसको हम क्या कहते हैं, अवैज्ञानिक काल। क्योंकि बुद्धि को इस तरह से मापना कोई वैज्ञानिकता पर आधारित तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक का सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत है उसको कितने नाम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो
बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने, स्टर्न, टर्मन या सभी ने? तो एक तत्व का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने। अब इनके सहयोगी थे स्टर्न और टर्मन। जब आपका ऑप्शन अल्फ्रेड बिने ना मिले तब आपको स्टर्न या टर्मन लगाना है, लेकिन इसमें हमें फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया? सभी ने। मतलब इसमें आपका सही ऑप्शन जो होगा सभी ने दिया था। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी थे स्टर्न और टर्मेन, इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने बताया क्या? एक तत्व, मतलब ये आपकी बुद्धि है। बुद्धि में केवल और केवल एक तत्व, केवल और केवल एक तत्व या एक कारक होता है। मतलब बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता, बुद्धि अविभाज्य इकाई है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने कहा। जब आपका ऑप्शन अल्फ्रेड बिने ना मिले, ठीक है, तब आपको स्टर्न या टर्मन लगाना है। स्टर्न मिलेगा तो टर्मन नहीं, दोनों मिलेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? फोर्थ है। किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं? ठीक है, एक तत्व का सिद्धांत, दो तत्व का सिद्धांत, या त्रिकारकीय सिद्धांत, या बहुकारकीय सिद्धांत? तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था बहुकारकीय सिद्धांत। बताया कि बुद्धि एक कारक से नहीं मिलकर बनी है, बुद्धि को विभाजित किया था, मतलब बुद्धि बहुत सारे असंख्य कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो बहुकारकीय सिद्धांत है इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब समझो, ये बुद्धि है बहुत कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, ऐसे ही आप एक बालू का ढेर देखें तो इसमें भी आपको बहुत सारे असंख्य कण मिलेंगे, इसलिए इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, वो क्या है? परमाणुवादी सिद्धांत। आप एक मॉलिक्यूल के देखें, ठीक है, एक अणु को देखें तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, तो बहुत सारे परमाणुओं की तरह ये जो है दिखता है। मतलब जैसे बहुत सारे परमाणु अणु का निर्माण करते हैं, उसी तरह बुद्धि में भी बहुत सारे कारक होते हैं। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। नाम आपको इसके सभी पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? अब देखो, इससे भी आपको आपका जो क्वेश्चन है वो दो तरह से पूछते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया या बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। जब आपका ऐसे मिले कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तब आंसर दूसरा होगा, लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, तब आंसर दूसरा होगा। तो इसमें टर्मन, स्टर्न, बिने या थियोफिल साइमन। तो बुद्धि लब्धि का जो आधुनिक फार्मूला है वो क्या है? MA/CA/100। लेकिन जो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र था वो दिया था स्टर्न ने। तब जो ×100 है ये नहीं था कि IQ बराबर सीधे सीधे मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु, मेंटल एज बटे क्लिनिकल एज, बस इतना ही था। ठीक है, और ये दिया था स्टर्न, और इनके सहयोगी भी थे कुहलमान, इन्होंने 1911 में दिया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। अब जो 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र जो आधुनिक है वो किसने दिया? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। ठीक है, या MA/CA मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज ×100। ये किसकी देन है? स्पीयरमैन, टर्मन, डियरबोर्न या फ्रीमैन? तो ये दिया था टर्मन। इन्होंने जो बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण है 1916 में किया था, उसी में ये IQ का फार्मूला दिया था। देखो, ये फार्मूला से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि, IQ और MA और CA, इन तीनों में से दो दे देंगे, एक पूछ लेंगे, मानसिक आयु दे देंगे कि शारीरिक आयु दे देंगे, तब IQ पूछ लेंगे। ठीक है, इसी तरह IQ दे देंगे, मानसिक आयु दे देंगे, तब शारीरिक आयु पूछ लेंगे। लेकिन जब इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपका IQ आपको बता दिया, फिर उसके बाद पूछें कि अच्छा ये बताओ ये बालक किस प्रकार का है। इसके लिए टर्मन ने एक साड़ी दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है? ठीक है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन, ठीक है, इन्होंने द्विकार के सिद्धांत, दो तत्व के सिद्धांत, दो खंड के सिद्धांत में क्या बताया कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, और वो कौन कौन से हैं? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर और
स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा सामान्य कारक है ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और ये जन्मजात होता है। मतलब कोई व्यक्ति वंशानुक्रम से सभी को बुद्धि बराबर प्राप्त होती है। अब प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है, अभ्यास के माध्यम से कौन कितना अर्जित करता है ये डिपेंड करता है यस फैक्टर पर, ठीक है। इसलिए जो विशिष्ट कारक है इसको हम अर्जित कारक भी कहते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य कारक, ठीक है, आपका जी फैक्टर। अब है बुद्धि का द्विकार्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो वही तो क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछते हैं ऐसे भी पूछते हैं। तो जो द्विकार्य सिद्धांत है वो दिया था स्पेयरमैन ने, और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा त्रिखंड का सिद्धांत का एक कारक नहीं है, ठीक है। अब देखो स्फीयरमैन ने बुद्धि में दो कारक बताए, जी फैक्टर और एस फैक्टर, लेकिन इसके बाद इन्होंने बताया कि बुद्धि में दो कारक नहीं होते, बुद्धि में तीन कारक होते हैं, ठीक है। एक तो आपका सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, एक आपका जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर, और तीसरा जो कारक बताया कि इन दोनों में एक कुछ ना कुछ भाग कॉमन होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सामूहिक कारक कहते हैं। तो तीन कारक तो आपके हो गए, सामान्य, विशिष्ट और सामूहिक। हमसे पूछा गया कि ये कारक नहीं है, ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा शाब्दिक कारक, ये नहीं है, ठीक है। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है और त्रिकारक सिद्धांत है ये दोनों दिए हैं स्पेयरमैन ने। जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो अलग है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक या बिने, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुकारकीय सिद्धांत जिसमें बताया कि बुद्धि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है, जो कि बालू का सिद्धांत भी है, पीछे क्वेश्चन था, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़े लिखे लोगों पर प्रायः कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है। तो देखो कोई क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा गया है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में आपका नहीं दे देते हैं, तब आप नहीं मतलब भूल जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि अरे नहीं था, ठीक है। तो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे दिया गया। अब इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक। जो बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, उनको कितने लोगों पर अप्लाई किया जा रहा है, कितने लोगों का लिया जा रहा है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक। और भाषा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब जिसमें शब्दों का महत्व, भाषा का महत्व। तो शब्द और भाषा से कौन परिचित होता है, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। अशाब्दिक जिसमें आ का मतलब क्या है, नहीं, ठीक है। तो जिसमें शब्द और भाषा को कोई महत्व ना हो, मतलब जिसमें चित्रों का, संकेतों का महत्व हो, ठीक है, तो वो होते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो जो शब्दों का जिसमें महत्व है वो पढ़े लिखे दे लेंगे, अनपढ़ तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन जो संकेतों का महत्व है ऑब्वियसली पढ़े लिखे भी दे लेंगे। जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं वो दोनों पर किए जा सकते हैं। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पढ़े लिखे लोगों पर प्रायः कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है। तो देखो पढ़े लिखे लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी दे सकते हैं, अशाब्दिक भी दे सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया जनरली सामान्यता हम कौन सा यूज करते हैं, तो शाब्दिक परीक्षण यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जाए तो वो मतलब कौन सा बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जाए, कितने लोगों पर बुद्धि परीक्षण किया जा रहा है, इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, केवल और केवल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये आपका टेबल से पूछ लिया गया है, ठीक है। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बात आप समझो बस,
ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बन सकते थे। तो सामान्य बालकों की जो आईक्यू होती है, देखो आईक्यू के आधार पर बच्चों का निर्धारण करना हर मनोवैज्ञानिक ने इसे नहीं किया है, लेकिन टर्मन ने एक टेबल बनाई है, ठीक है, जिसको हम जनरली कहते हैं कि यहाँ जो सामान्य बालक हैं उनकी बुद्धिलब्धि इतनी होती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि 100 तो है एवरेज, ठीक है, अगर 100 बुद्धिलब्धि है तो वो औसत, मतलब 100 से 10 नीचे आएंगे कितना हो जाएगा 90, और 9 ऊपर जाएंगे तो 109। 90 से 109 ये आते हैं सामान्य बालक, ठीक है, औसत बालक। इसके बाद जो 80 से 89 ये क्या हो जाएगा सामान्य से निम्न। इसी तरह 110 से 119 सामान्य से उच्च। हमसे पूछा गया कि सामान्य की कितनी होती है, तो 90 से 109। टेबल से भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि पर ही कि 140 से ऊपर है तो बालक कौन सा है, ठीक है, किस प्रकार का बालक है, प्रखर बालक, मूर्ख बालक, मूढ़ बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो अगर किसी बच्चा की आईक्यू 140 से ऊपर है तो वो है प्रतिभाशाली, जीनियस है, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती है, लगभग जनरली 1-2% के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि आईक्यू, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 25 से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो टेबल पर वेस्ट हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आईक्यू 25 से कम है तो मूर्ख, मूढ़, जड़ या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी बच्चा की बुद्धिलब्धि 25 से कम है तो वो होता है जड़ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण पर। तो आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों, दोनों तो हो ही नहीं सकता, या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, इनको आप साथ साथ याद करो। तो जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वो तो है शाब्दिक परीक्षण, मतलब क्या है, जिसमें शब्दों का महत्व, जिसमें भाषा का महत्व, और ये केवल और केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों पर यूज किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, जो शाब्दिक है वो केवल और केवल पढ़े लिखे दे सकते हैं, लेकिन जो अशाब्दिक है वो पढ़े लिखे भी दे सकते हैं, अनपढ़ भी दे सकते हैं। तो इसमें मुझसे पूछा गया कि शाब्दिक कौन सा है, तो हो जाएगा जो आर्मी अल्फा अल्फा परीक्षण है, आर्मी अल्फा टेस्ट, ये शाब्दिक है। ये दोनों कब किए गए थे, तो जो वर्ल्ड वार चल रहा था अमेरिका में, ठीक है, तो इनका जो है मतलब ये अमेरिका में बने थे 1917 में, ठीक है, सैनिकों की भर्ती के लिए एकदम आकस्मिक इमरजेंसी में। आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, ये किस प्रकार का है, ये है अशाब्दिक, मतलब इसको अनपढ़ लोग भी दे सकते हैं, जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, चित्रों का महत्व, ठीक है, संकेतों का महत्व। और ये दोनों आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ये दोनों परीक्षण जो है सामूहिक परीक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बुद्धि का 3 कारकीय सिद्धांत किसने दिया। तो देखो नाम बदल बदल कर क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन 3 खंड का सिद्धांत वो किसने दिया, या 3 कारक का सिद्धांत किसने दिया, 3 तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, ये किसने दिया, स्पीयरमैन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 3 कारकीय, और ये है त्रिआयामी, 3 आयाम वाला, ठीक है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, या इसको हम त्रियामी भी कहते हैं, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। इन्होंने बुद्धि को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है, ऐसे करके ये है कुछ मॉडल, और इन्होंने बताया कि बुद्धि में 3 आयाम होते हैं, ठीक है, बुद्धि में कितने आयाम होते हैं, 3। पहला जो बताया विषय वस्तु, दूसरा बताया संक्रिया, और तीसरा बताया उत्पाद। ये जो पहला फलक है ये विषय वस्तु है, दूसरा है संक्रिया, मतलब कोई भी कंटेंट बुद्धि में आता है, कोई भी विषय वस्तु मस्तिष्क में आती है, ठीक है, कंटेंट विषय वस्तु आई, अब उस पर क्या करेगी बुद्धि, संक्रिया करेगी, उसका ऑपरेशन करती है, उसके बाद हमें रिजल्ट देती है। हालांकि जो विषय वस्तु है इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा, संक्रिया को 5 भागों में, और उत्पाद को 6 भागों में बांटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है सिंपली कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि को मॉडल के रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो बात हमने पीछे की, जो त्रिआयामी सिद्धांत है
इसमें जो है जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, एक मॉडल बनाया, ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 फलक बताए थे। कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। सर्वप्रथम बुद्धि को मॉडल के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो वही क्वेश्चन है कि जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। त्रिआयामी सिद्धांत से भी, जो त्रिआयामी सिद्धांत है इसका दूसरा नाम भी इम्पोर्टेंट, दूसरा नाम है इसका बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि का प्रकार नहीं है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या शारीरिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। शारीरिक बुद्धि जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, परिभाषा पर आधारित आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बुद्धि की परिभाषाओं से। तो बकिंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत का एक आयाम नहीं है, मतलब आयाम क्या है? डायमेंशन। तो 3 डायमेंशंस बताई थी। अब हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कौन सा डायमेंशन नहीं है, कौन सा आयाम नहीं है। तो जब हमें पता होगा कौन सा आयाम है उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे। तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये 3 आयाम हैं, 3 आयामों में बांटा जेपी गिलफोर्ड ने। लेकिन जो संज्ञान है ये क्या है? जब इन्होंने विषय वस्तु को 4 भागों में, संक्रिया को 5 भागों में और उत्पाद को 6 भागों में बांटा, तो संक्रिया का ये जो है एक पार्ट है, 5 भागों में बांटा, उसमें से है एक संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कैटल ने, हॉवर्ड गार्डनर ने या गिलफोर्ड ने या इसके अलावा बिने ने? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत ये दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हॉवर्ड गार्डनर ने कितने तरह की बुद्धि बताई? जो हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने कितने तरह की बुद्धि बताई? 4 तरह की, 2 तरह की, 5 तरह की या 7 तरह की? तो हॉवर्ड गार्डनर ने 7 तरह की बुद्धि बताई थी। 4th ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? हमने पहले ही बताया कि नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो त्रिआयामी सिद्धांत है इसको किस नाम से जानते हैं? 3 तत्वों का सिद्धांत, 3 कारकीय सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत, ठीक है। तो जो 3 तत्वों या 3 कारकों या 3 खंडों, ये तो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। जो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत है ये जो है त्रिआयामी सिद्धांत का दूसरा नाम है, ठीक है, जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धि को आईक्यू के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने बांटा? टर्मन ने, ठीक है, मेरिल, टर्मन और मेरिल, बिने, साइमन तथा बिने या गिलफोर्ड ने? तो जो आईक्यू टेबल है वो किसने दी थी? टर्मन, जिसमें प्रमुख रोल तो टर्मन का था, लेकिन इनके जो है सहयोग था मेरिल का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हम कहते हैं कि बच्चा अगर 140 से ऊपर है तो वो है प्रतिभाशाली, 25 से नीचे है तो वो है जड़ बुद्धि, ठीक है। ये कितने बताया? टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बुद्धि का समूह कारकीय सिद्धांत किसने दिया? लुईस थ्रस्टन ने, कैली ने, स्टेनबर्ग ने? चौथा ऑप्शन है उसमें क्या कह रहे हैं, पहला तथा दूसरा दोनों ने। तो जो समूह कारकीय सिद्धांत है ये दिया था लुईस थ्रस्टन ने। अब देखो इसमें जो है इनके सहयोगी थे कैली। अब हमें जो एक ऑप्शन दे दिया गया कि फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। इसके अलावा कैली भी मिल सकता है आपको, जो प्रमुख रोल है, ज़्यादातर तो आपको लुईस थ्रस्टन ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड कि थ्रस्टन ने कुल कारकों की संख्या कितनी बताई? जो समूह कारकीय सिद्धांत लुईस थ्रस्टन ने दिया, ठीक है, सामान्यतः थ्रस्टन ही मिलेगा आपको। तो थ्रस्टन ने कुल कारकों की संख्या कितनी बताई? तो इन्होंने बुद्धि में 7 कारक बताए थे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है,
1905 से, 1922 से, या 1911 से, या 1908 से? तो भारत में जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था, ठीक है, वो लाहौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे CH राइस, इन्होंने किया था। कब किया था? 1922 में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल परीक्षण का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप वर्नन द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या है? तो फिलिप वर्नन, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये हमें बताना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, या इसके अलावा त्रिआयामी सिद्धांत? तो जो फिलिप वर्नन ने दिया था पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? ठीक है, अब देखो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, कभी ऊपर 100, कभी नीचे 100, कभी वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु, ठीक है, बटा 100, ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें मैं बताना सही कौन सा है, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, गुणा 100, ये पता। मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज, यानी कि एम ए अपान CA इंटू 100। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन ये वाला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किया गया बुद्धि परीक्षण बिना हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल किसके द्वारा किया गया? ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 था कि भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब से हुई? 1922 में। जो 1922 में किया गया था वो कौन सा परीक्षण है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 36, भारत में किया गया बुद्धि परीक्षण बिना हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ये किया गया था डॉक्टर CH राइस द्वारा। कब किया गया था? 1922 में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में किस देश की भूमिका महत्वपूर्ण है? मतलब बुद्धि परीक्षण में सबसे ज़्यादा योगदान किस देश का है? अगर हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछें कि आप ये बताइए बुद्धि परीक्षण में, बुद्धि मापन में, देखो बुद्धि मापन और बुद्धि परीक्षण एक ही, लगभग एक ही बात है। मतलब क्या है कि बुद्धि को हमें मापना है, मापेंगे किससे? जैसे लंबाई को हमें नापना है, नापेंगे किससे? फीता से। तो बुद्धि को हमें मापना है, मापेंगे किससे? बुद्धि परीक्षणों से। अब इसमें हमसे पूछ रहे बुद्धि परीक्षण में किस देश की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो बुद्धि परीक्षण में किस मनोवैज्ञानिक की भूमिका महत्वपूर्ण है? वो तो अल्फ्रेड बिने की है। अल्फ्रेड बिने जिस देश के होंगे उस देश की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, यानी कि अल्फ्रेड बिने थे फ्रांस के। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए फ्रांस, अमेरिका, भारत, चीन, यानी कि सही ऑप्शन है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किया गया प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक है, बीटा परीक्षण, या नन ऑफ दी? तो देखो आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी बीटा परीक्षण, ये तो दोनों अमेरिका में किए गए, भारत में तो किए गए ही नहीं, यानी कि थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण है, ये भारत में किया गया प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जो प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो कौन सा है? CH राइस द्वारा किया गया बिना हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि बुद्धि जो है 2 तरह की होती है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि? राइस द्वारा, बर्ट ने, कैटल ने, या कैली ने? तो तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था कैटल, RB कैटल ने 1963 में। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम भी आपको मिलेगा, द्रवीकृत तथा घनीकृत बुद्धि, ठीक है, ये भी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण किसके द्वारा किया गया? देखो जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, ये सभी परीक्षणों का मतलब कह सकते हैं बाप है, सभी परीक्षणों की आधारशिला है। जितने भी परीक्षण हुए वो कहीं ना कहीं इस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस पर आधारित थे। तो जो बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण है, जो बिने साइमन परीक्षण था उसका संशोधन हुआ, ठीक है। एक बार तो बिने ने, 2 बार बिने ने खुद किया, 1908, 1911 में। लेकिन बिने की मृत्यु के बाद जो मनोवैज्ञानिक थे टर्मेन, ठीक है, इन्होंने बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण बनाया।
मतलब आधारित विनय पर है। कहाँ किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, इसीलिए इसका नाम है विनय स्टैनफोर्ड परीक्षण। किसके द्वारा किया गया? टर्मेन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो, एक ऑप्शन दे दिया स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड क्या है? विश्वविद्यालय अमेरिका का, जहाँ पर इसका संशोधन हुआ था। सफल संशोधन इसको हम मानते हैं, ठीक है। जो विनय स्टैनफोर्ड परीक्षण है, इसको विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन मानते हैं। कब किया गया? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन किसको मानते हैं? ठीक है, वही बात आ गई। तो सबसे जो सफल संशोधन है वो किसके द्वारा किया गया? टर्मेन द्वारा 1916 में। तो सफल संशोधन किया गया 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक बुद्धि वाले बालक किस क्षेत्र में निपुण होते हैं? ठीक है, तो जो यांत्रिक बुद्धि है, इसको हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक या मूर्त। तो मूर्त का मतलब क्या है, या यंत्र का मतलब क्या है? जो बुद्धि यंत्रों से संबंधित है। मतलब कोई बच्चा अगर किसी वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में यंत्रों में रुचि ले रहा है, तो वो किस क्षेत्र में निपुण होगा, या ये किस प्रकार की बुद्धि है? तो ये तो मूर्त बुद्धि है। मूर्त का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार। अब वो किस क्षेत्र में निपुण होगा? राजनीति, सामाजिक या औद्योगिक या ननपतीज। तो अगर यांत्रिक बुद्धि है तो वो किस में? सिंपल औद्योगिक में जो है रुचि लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है। जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है वो कैसा है? व्यक्तिगत शाब्दिक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है, या सामूहिक अशाब्दिक है? तो देखो, जो विनय साइमन परीक्षण है, मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि व्यक्तिगत है, यानी कि सामूहिक वाले तो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब व्यक्तिगत में भी शाब्दिक है या अशाब्दिक? तो जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है वो केवल और केवल पढ़े लिखे लोगों पर किया जा सकता है। मतलब कैसा है? शाब्दिक है। तो व्यक्तिगत शाब्दिक, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मूर्त बुद्धि को अन्य किस नाम से नहीं जानते हैं? समझो बात को। मूर्त बुद्धि को अन्य किस नाम से नहीं जानते हैं? गामुक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, या सामाजिक बुद्धि, या ननपदी। तो जो मूर्त बुद्धि है, इसको हम गामक बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखनी है। जो सामाजिक बुद्धि है वो दूसरी है। तो ये मूर्त बुद्धि नहीं है, ये तो अलग एक बुद्धि का प्रकार है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। देखो, जो मूर्त बुद्धि है, ये तो कहा है गैरेट ने, लेकिन इसके अलावा जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बताया गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तीन बुद्धि के प्रकार बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। जो व्यक्ति चिंतन मनन में जो बुद्धि चिंतन मनन में सहायता करती है वो कौन सी बुद्धि है? ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, या शारीरिक बुद्धि। तो अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। अब जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम सोच विचार कर सकते हैं। मतलब चिंतन मनन में जो सहायक होती है वो कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है, ठीक है। मूर्त का मतलब होता है साक्षात, जो हमारे सामने है। तो उसके लिए जो बच्चा सामने पड़ी वस्तु को अगर खोल रहा है, तोड़ फोड़ रहा है, तो उसमें कौन सी होगी? मूर्त बुद्धि। इसके अलावा जो सामाजिक बुद्धि होती है, जो समाज में रुचि लेते हैं, मतलब जो आपके नेता लोग हो गए, ठीक है, समाज के साथ समायोजन करना पसंद करते हैं। और शारीरिक बुद्धि, ये तो बुद्धि का कोई प्रकार ही नहीं है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरा है, अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 46 है, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य क्षमता बुद्धि है। किसने कहा है? ठीक है, स्टर्न, डियरबोर्न, टर्मेन, या बेल्स। तो देखो, जो हमने एक वीडियो बनाई थी, जो बुद्धि पर हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। ये किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है? स्टर्न, क्रूज, काल्विन और श्रीलबर्ट। इन्होंने बताया कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टर्न वाला, ठीक है। क्योंकि स्टर्न उन मनोवैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने कहा था बुद्धि समायोजन की योग्यता है, ठीक है। बुद्धि को तीन वर्गों में बांटा था: बुद्धि समायोजन की योग्यता, बुद्धि सीखने की योग्यता, और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बुद्धि नहीं है, अब इनमें से हमें बताना है, ठीक है। समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो बुद्धि तीनों है, फिर मैंने तीन वर्गों में बांटा, ठीक है।
तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यही नहीं है, मतलब सभी हैं। 48 क्वेश्चन है, यदि एक बालक वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में रुचि ले रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी। ठीक है, पीछे भी हमने डिस्कस किया कि अगर तोड़ने फोड़ने में कोई बच्चा रुचि ले रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि या गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, अशाब्दिक परीक्षण हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखो लैंग्वेज देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, अशाब्दिक परीक्षण हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अशाब्दिक का मतलब क्या है, जिसमें चित्रों संकेतों का हो। तो अशाब्दिक परीक्षण हम केवल पढ़े लिखे लोगों पर प्रयुक्त कर सकते हैं, केवल अनपढ़ पर कर सकते हैं, या दोनों पर कर सकते हैं। अब जो अशाब्दिक है तो वो तो पढ़े लिखे भी दे सकते हैं, अनपढ़ भी दे सकते हैं, लेकिन जो शाब्दिक है वो दोनों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो पढ़ तो पाए नहीं। शाब्दिक में क्या होता है, हम पेपर पर क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करने के लिए बुद्धि परीक्षण उस तरह से करते हैं मतलब। तो इसमें हमसे यही पूछ लिया गया कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम किस पर प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रायः करते, मतलब प्रायः सामान्यता करते हैं, तो वो तो अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने, और लास्ट क्वेश्चन, त्रिआयामी सिद्धांत में संक्रिया को कितने भागों में बांटा। तो जो जेपी गिलफोर्ड ने थे, इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत में 3 आयाम बताए थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। विषय वस्तु को 4 भागों में पहले जो मूल रूप से, उसके बाद तो इन्होंने और इसमें बढ़ा दिए थे। ठीक है, जो आपका विषय वस्तु था इसको 5 कर दिया, संक्रिया को 6 कर दिया। मूल रूप से जो प्रथम था, संक्रिया को 5 भागों में और उत्पाद को 6 भागों में। विषय वस्तु को 4, संक्रिया को 5 और उत्पाद को 6 भागों में बांटा। हमसे पूछा गया है कि त्रिआयामी सिद्धांत में संक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, 5 भागों में। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।